Students, I am Ajay from Ajay Chemistry Classes. Students, आज हम क्लास 12th पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। इसके पहले वीडियो लेक्चर पार्ट 1 में हम पढ़ाए थे कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नॉन क्रिस्टलाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स में एक कांच ग्लास, उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो सॉलिड्स, या उसको हम बोलते हैं हाईली सुपर कूल्ड लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी, उच्च श्यानता वाले क्या, उसको हम अतिशीतित द्रव बोलते हैं, कांच को अतिशीतित द्रव। तो यहाँ पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यहाँ पर ये जो है क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। अब एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनके नेचर, उनकी प्रकृति एवं उनमें उपस्थित बॉन्ड्स के आधार पर उन्हें 4 वर्गों में बांटा जाता है। ध्यान रखिएगा, किसके आधार पर? अवयवी कण की प्रकृति, अवयवी कणों की प्रकृति और क्रिस्टलीय ठोसों में उपस्थित बंधों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। पहला आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड्स, दूसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तीसरा मेटेलिक सॉलिड्स और चौथा कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स। आयनिक, इसका हिंदी भी होगा आयनिक या विद्युत संयोजक ठोस, इसका आणविक ठोस, इसका धात्विक ठोस और इसका सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। ठीक है, तो ये जो है हमारा, यहाँ पर हम सबसे पहले पहला पढ़ेंगे क्या? आयनिक ठोस। इसको हम हिंदी में आयनिक या विद्युत संयोजक ठोस, इसके नाम से क्लियर है। आयनिक ठोस कैसा? क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। पहला आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट, आप 11th क्लास में पढ़े हैं आयनिक यौगिक, या हम आयनिक यौगिक का एक 2 वीडियो बनाए हैं हम उसका। आयनिक यौगिक वैसे यौगिक जो आयनों यानी धनायन एवं ऋणायन से बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। जैसे कैल्शियम क्लोराइड +2 -2, जिंक सल्फेट +2 -2, NaCl +1 -1, KCl +1 -1। तो ये क्या है? धनायन और ऋणायन से, धनायन और ऋणायन से, धनायन और ऋणायन से, धनायन और ऋणायन से, यानी दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय कैटायंस एंड एनायंस आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोवैलेंट। यहाँ पर आयनिक जो आयनों से बने उनको कहते हैं आयनिक यौगिक। अब देखिए, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट विद्युत संयोजक
वैसे यौगिक जो विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए इसको आयनिक यौगिक को विद्युत संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत संयोजक, क्योंकि आयनिक यौगिक जो होते हैं वे विद्युत के संयोजक होते हैं। अब यहाँ पर आयनिक यौगिकों, ये जो है आपका आयनिक यौगिकों के अवयवी कण, आयनिक यौगिकों के अवयवी कण क्या होते हैं जी? आयनिक जो ठोस होते हैं इनके अवयवी कण क्या कौन कौन होते हैं? धनायन को इंग्लिश में कटायन एवं ऋणायन को एनायन बोलते हैं। तो अवयवी कण कौन होते हैं? धनायन और ऋणायन होते हैं। अब देखिए, धनायन और ऋणायन के बीच कौन सा बंध बनता है आयनिक यौगिक में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्थिर विद्युत आकर्षण बल बनता है। बंध उनके बीच बनता है। किनके बीच? धनायन और ऋणायन के बीच, क्योंकि तभी तो कोई ना कोई तो बंध होगा ना जो धनायन और ऋणायन को जोड़ेगा। तो उस बंध को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, या हम जनरली आयनिक बॉन्ड भी बोल देते हैं, उसको हम इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड भी बोल देते हैं। बट एक्चुअल नेम ऑफ दैट बॉन्ड which is present in ionic compounds or electrovalent compound is called इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड में या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक जो ठोस या विद्युत संयोजक ठोस में धनायन और ऋणायन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये जो है आपका बंध जो होता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इसी को इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसी को हम बोलते हैं आयनिक या विद्युत संयोजक बल भी बोल सकते हो, बंध भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, इनके बीच कौन सा बंध? इनके अवयवी कण कौन है? धनायन और ऋणायन। धनायन और ऋणायन के बीच कौन सा बंध बनता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल या आयनिक बल, आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध। अब देखिए, अब चूंकि ये ठोस के रूप में होते हैं और इनके जो, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, जैसे NaCl ठोस एक कैसा ठोस है? आयनिक ठोस है। ठीक है, आयनिक ठोस है। और अभी हमने बताया आपको कि इसके अवयवी कण क्या होते हैं? धनायन और ऋणायन होते हैं। तो NaCl ठोस के अवयवी कण Na+, ये धनायन है, एवं Cl- ऋणायन होते हैं, हैं कर दीजिए, ऋणायन हैं। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये ठोस के रूप में है, NaCl ठोस के रूप में है, तो ये ठोस अवस्था में, याद रखिएगा, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। अभी तो आप कहेंगे, अभी तो आपने कहा कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं ठोस अवस्था में, किंतु जलीय घोल या मोल्टेन स्टेट में, जलीय घोल या पिघली अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अब यहां पर देखिए, चूंकि इनके बीच में धनायन और ऋणायन के बीच में एक प्रबल बंध बनता है,
स्थिर विद्युत आकर्षण बल या आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध, जिसके कारण ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक किंतु जलीय घोल में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका मतलब जैसे ही आप NaCl या किसी भी आयनिक ठोस को एक्वस AQ जब तुम जल में डालोगे तो ये अपने आयन में टूट जाएगा, और आयन में जैसे ही टूटेगा तो यहाँ पर विद्युत के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए और नेगेटिव चाहिए। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है अभी हमने कहा कि जलीय घोल या पिघली अवस्था में ये क्या हो जाएंगे, विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखिए NaCl ठोस अवस्था में ये कुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में ये अपने आयनों में विघटित नहीं रहते हैं, टूटे नहीं रहते हैं, यानी इनके आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रहते हैं। जबकि जलीय घोल में या पिघली हुई अवस्था में ये अपने आयनों में टूट जाते हैं तो इनके आयन स्वतंत्र हो जाते हैं, धनायन और ऋणायन अलग अलग, इसलिए हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका कारण, ठोस अवस्था में कुचालक का कारण, क्योंकि ये अपने आयनों में टूटे नहीं रहते हैं, और जलीय घोल में या पिघली अवस्था में विद्युत के सुचालक का कारण ये अपने आयनों में विघटित रहते हैं, स्वतंत्र रूप से विघटित रहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो होते हैं आयनिक सॉलिड्स, ये आयनिक सॉलिड्स हैं, आयनिक सॉलिड्स या विद्युत संयोजक, ये जो होते हैं ये ध्रुवीय घोलक में, ये जो होते हैं ये ध्रुवीय घोलक पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे ध्रुवीय घोलक जैसे जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स में घुलनशील, किंतु अध्रुवीय का मतलब होता है अध्रुवीय घोलक, नॉन पोलर, अध्रुवीय घोलक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड इत्यादि में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। ठीक है, ये जो है ये ध्रुवीय घोलक जैसे जल में घुलनशील किंतु नॉन पोलर, इसी को हम कोवेलेंट या ऑर्गेनिक घोलक भी कहते हैं। तो ये उसमें क्या होते हैं, अघुलनशील। अब यहाँ पर ये देखिए ये जो आयनिक ठोस होते हैं ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये जो है क्लोजली पैक्ड यानी निविड संकुलित होते हैं, निविड संकुलित होते हैं, यानी इनके जो आयंस होते हैं वे एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं, और जब काफ़ी करीब होते हैं अतः ये कठोर होते हैं, अतः ये कठोर होते हैं। अब देखिए ये भंगुर भी होते हैं, ब्रिटल, यानी इन्हें अगर आप चोट करेंगे, हथौड़ा से मारेंगे, तब ये चूर भी हो जाएंगे। ये भंगुर होते हैं क्योंकि ये जो है इनका जो स्थायित्व है, इनकी स्टेबिलिटी है, कैसे किस पर डिपेंड करती है, ये जो है ज्योमेट्रिक इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो ज्योमेट्रिक शेप है उस पर निर्भर करता है। तो जैसे ही आप इसको चोट करेंगे तो ये क्या होते हैं, ये भंगुर, ये चूर हो जाते हैं, ब्रिटल, भंगुर होते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा क्या, आयनिक ठोस। अब दूसरा में हम लिखवाए हैं क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आणविक
आणविक ठोस, इसके अवयवी कण क्या होते हैं? इसके अवयवी कण अणु होते हैं, यह ध्यान रखिएगा। आणविक ठोस है, वो आयनिक ठोस था तो उसके अवयवी कण आयंस, आयंस का मतलब धनायन और ऋणायन, लेकिन ये आणविक ठोस है तो इसके अवयवी कण क्या होंगे? अणु होंगे। इसको इंग्लिश में अणु को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। बहुत सारे अणु हैं, मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, इनके अवयवी कण अणु होते हैं और अणुओं में, इनके जो अणुओं में जो बंध होती है उनके प्रकार के आधार पर, अणुओं में उपस्थित बंध के प्रकार पर ये आणविक ठोस को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसका मतलब कि आणविक ठोस में 3 प्रकार के, ध्यान रखिएगा, आणविक ठोसों में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। या तो वे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे, या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे। तो यहाँ पर इन अवयवी कण अणु होते हैं और इन अणु में उपस्थित बंध के आधार पर मॉलिक्यूलर ठोस को कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। तो पहले हम क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यहाँ ध्यान दीजिए कि आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं और इनका जो वर्गीकरण का आधार होता है इनके अवयवी कण अणुओं में उपस्थित बंध की प्रकृति के कारण होता है। तो अब देखिए यहाँ पर नॉन पोलर में एक बहुत ही दुर्बल बल पाया जाता है जिसको कि डिस्पर्सन बल, डिस्पर्सन फोर्स, इसको जो है आपका डिस्पर्सन फोर्स, या इसको हम लंदन बल भी कहा जाता है, जो कि एक वंडर वाल्स जो बल होता है उसी का एक प्रकार है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दुर्बल क्या, ये दुर्बल डिस्पर्सन या लंदन बल होता है। इसमें लंदन बल होता है, पोलर वाले में ऊपर लिख देते हैं, इसमें जो है, इसमें लंदन बल, इसमें डाइपोल बॉन्ड होता है, और इसमें जो होता है, नाम से ही क्लियर है, H बॉन्ड, यानी इसमें हाइड्रोजन बंध रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या कारण है कि आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि आणविक ठोस के जो अणु होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, बंध होते हैं, और इन्हीं बंध के आधार पर इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। तब हम पहले पढ़ेंगे क्या, नॉन पोलर यानी अध्रुवीय आणविक ठोस। अब यहाँ पर दूसरा का हम ए ले लेंगे। नॉन पोलर का मतलब अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। अब इसमें क्या है, यहाँ पर इसके अवयवी कण क्या होंगे, इसके अवयवी कण ध्यान रखिएगा, या तो निष्क्रिय गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन इत्यादि, और भी हो सकते हैं जैसे यहाँ पर नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। नॉन मेटल्स जैसे H2, Cl2, I2, CH4 इत्यादि। ये जो है, जैसे मीथेन है तो ये भी दोनों कार्बन और हाइड्रोजन नॉन मेटल्स, आयोडीन नॉन मेटल्स, क्लोरीन, तो ये क्या है यहाँ पर आपका कि ये नॉन मेटल्स, इनके अवयवी कण अध्रुवीय आणविक ठोस के ये अवयवी कण हैं। यहाँ पर हमें लिख देना चाहिए था
अवयवी कण, ये जो है अवयवी कण ये होते हैं। अब इनके बीच जो बंध होता है, बंध किनके बीच? इन अणुओं के बीच या इन निष्क्रिय तत्वों के बीच, उस बंध को हम कहते हैं लंदन बल। ये एक वंडर वाल्स प्रकार का वंडर वाल्स बल का एक प्रकार है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसमें क्या है कि ये जो लंदन बल है ये बहुत ही दुर्बल बंध होता है, अतः ये क्या होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं, यानी मुलायम होते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं या मुलायम होते हैं। अब ये विद्युत के कुचालक भी होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। उसके बाद इनका एमपी और बीपी निम्न द्रवणांक, मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद ये जो है ये रूम टेम्परेचर, कक्षा के ताप कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। कक्षा के ताप पर ये गैसीय या द्रव रूप में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका ये क्या है? अध्रुवीय ठोस। अब इसमें आप बी क्या है? पोलर। अब इसमें क्या है? डाइपोल, डाइपोल पोलर, यानी क्या लिखेंगे हिंदी? ध्रुवीय, ध्रुवीय आणविक ठोस। इसके अवयवी कण, अवयवी कण, अवयवी कण जो होते हैं HCl, SO2 इत्यादि। अब इसमें बंध कौन सा पाया जाता है? इसमें बंध कौन सा? लंदन बल। इसमें डाइपोल, डाइपोल बंध, इसमें जो है डाइपोल, डाइपोल बंध। यह बंध भी वंडर वाल्स बल एक प्रकार है, वंडर वाल्स बल का एक प्रकार है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो ये डाइपोल, डाइपोल होता है, इन अणुओं के मध्य जो लगता है, ये लंदन बल से थोड़ा सा ये स्ट्रांग होता है। तब इसका एमपी और बीपी क्या होता है? लो होता है, और इसका और एमपी और बीपी इससे थोड़ा अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, इनका एमपी एवं बीपी अध्रुवीय, अध्रुवीय ठोसों से थोड़ा अधिक होता है। ये ध्यान रखिए, ये जो है आपका ये ध्रुवीय आणविक ठोस है। अब इसका जो नेचर होता है, ये ध्यान रखिए, ये भी सॉफ्ट होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये सॉफ्ट होता है, एकदम बिल्कुल इसी की तरह ये सॉफ्ट होता है। उसके बाद ये जो है विद्युत का कुचालक भी होता है, विद्युत का कुचालक होता है। उसके बाद इसका एमपी बीपी बताइए दिए। अब ये जो है ये आपका ये भी इसी की तरह गैसीय या द्रव अवस्था में, कब? कक्षा के ताप पर यह भी गैसीय या द्रव, यहां पर लिख देते हैं गैसीय या द्रव अवस्था में होते हैं। तो ये रहा आपका मोलेकुलर सॉलिड्स में अभी ये दो है। अभी तीसरा पढ़ना है कौन? हाइड्रोजन बॉन्डेड। इसका स्क्रीनशॉट। आणविक ठोस का तीसरा प्रकार क्या है? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ये नाम से ही क्लियर है कि इसमें हाइड्रोजन बंध होगा।
पहले यहाँ पर ये देखिए कि अवयवी कण इसमें वैसे बंध होते हैं, वैसे यौगिक, वैसे ठोस होते हैं जो H बंध का निर्माण करते हैं। और एक बात आप जान जाइए कि H बंध ये जो है आपका, अच्छा पहले आप ये जान जाइए कि H बंध जो होता है फ्लोरीन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, ये तीनों H के साथ H बंध के द्वारा, ध्यान दीजिए, FH के साथ संयोग करेगा तो क्या बनेगा HF, NH के साथ संयोग करेगा तो क्या बनेगा NH3, और ऑक्सीजन H के साथ संयोग करेगा तो क्या बनेगा H2O। अब यहाँ पर आपका यहीं पर अवयवी कण क्लियर हो गया कि अवयवी कण के रूप में ये अणु होते हैं HF, NH3 एवं H2O। अब ये ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन बंधित मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में यही तीनों यौगिक होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सबसे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये जो है, ठीक है, ये जो है फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन है फ्लोरीन, इससे थोड़ा कम ऑक्सीजन और इससे कम नाइट्रोजन, ये जो है सभी तत्वों में सबसे अधिक ऋणात्मक हैं। और यही तीनों तत्व, सिर्फ यही तीनों तत्व हाइड्रोजन के साथ H बंध बनाते हैं। तो यहाँ पर इनके अवयवी कण क्या हो गए, ये हो गए। अब ये जो है इनको क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बंधित मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब ये जो है ये आपका इनका ये कैसे होते हैं, क्योंकि इनमें ये जो H बंध होता है ना, H बंध के कारण ये थोड़ा प्रबल होते हैं उन दोनों की तुलना में। किन दोनों की, अध्रुवीय और ध्रुवीय ठोस की तुलना में ये थोड़ा प्रबल होते हैं। तो ये या तो उड़नशील द्रव या सॉफ्ट ठोस बनाते, ठोस के रूप में रहते हैं। ये जो हैं उड़नशील द्रव, ये गैस रूप में नहीं रहते, ठीक है, इनको गैस के रूप में बदला जाता है। तो ये जो है उड़नशील द्रव या सॉफ्ट ठोस के रूप में रहते हैं, क्योंकि H बंध लंदन एवं डाइपोल बंध से थोड़ा प्रबल होता है। तो स्वाभाविक है कि इनका MP और BP क्या होगा, इनका MP और BP, अतः इनका MP एवं BP उनसे क्या होगा, उच्च होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये भी उन्हीं के तरह विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। यहाँ पर ये आपका ये रहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब जो है, अब हमारा तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे मेटलिक सॉलिड्स, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस नाम से ही क्लियर है कि ऐसे ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, धातु। लेकिन अब जनरली जो है धातु, यहाँ पर धातु तो होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके
जो अवयवी कण होते हैं धातु में, यहाँ पर इनके अवयवी कण क्या होते हैं, तो धातु के धनायन, धातु के धनायन एवं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई ठोस है, सपोज कीजिए ये लोहा है, अगर ये लोहा मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ये क्या है, आयरन, और ये क्या हो गया, फेरस आयन। 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग, अगर 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग तो Fe+3 हो जाता, तो फेरिक आयन हो जाता। हम किसी भी मेटल को ले सकते हैं। अब ये जो है हमारा, ये है हमारा धातु, लेकिन ये क्या है, ये है धातु का धनायन, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, धातु के द्वारा त्याग किया गया है, धातु के द्वारा त्याग। अब यहां पर देखिए कि ये जो धातु का धनायन है, ये देखिए इसमें ये धातु के धनायन और इनके द्वारा त्याग किए गए जो ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जालक संरचना बनाते हैं, लैटाइस स्ट्रक्चर। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपका Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन, Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन, Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, Fe+2। इसी तरह से जो है ये अनंत इधर भी ये बनते जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जो जालक संरचना है, इसको हम बोलते हैं जालक संरचना, लैटाइस स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, ये जो होता है ये धातु का धनायन और इनके द्वारा त्याग किया गया इलेक्ट्रॉन है ये। अब यहाँ पर ये त्याग किसने किया, धातु ने किया। धातु ने जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो क्या बन गया, धातु का धनायन बन गया, और इनके द्वारा जो त्याग किया गया इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हजारों परमाणु हैं धातु के, और ये हजारों इलेक्ट्रॉन, जब एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन, तो मान लीजिए हजारों धातु आयरन के अगर रहेंगे परमाणु, तो अगर 1000 भी रहेंगे तो 2000 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों का समुद्र जो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है ये धातु के धनायन इलेक्ट्रॉन का त्याग जरूर करते हैं, लेकिन इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आकर्षित भी होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इन धातुओं को क्या करते रहते हैं, ये आकर्षित करते हैं, और ये जो है इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है उसको कहते हैं धात्विक बंध, क्योंकि ये धातु के धनायन और इलेक्ट्रॉनों के समुद्र के बीच जो बंध बनता है इसको हम कहते हैं धात्विक बंध, धात्विक बंध बनता है इनके बीच में। तो एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अब देखो यहां पर ये जो है ये आपका, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो जाली टाइप का, जिसको हम लोग जाली बोलते हैं, नेट, यहाँ पर जाली के कारण आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए ये ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, ये ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से विद्युत दीजिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन होते, धनायन होते, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँच जाते हैं, इसलिए धात्विक ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी इसके कहीं भी एक छोर को, जैसे आप लोहा के एक छोर को गर्म करते हो तो ये वाला छोर भी गर्म हो जाता है, यानी ये न सिर्फ विद्युत का बल्कि ये ऊष्मा का भी क्या होता है, सुचालक होता है। अब आइए, विद्युत का सुचालक, ऊष्मा का सुचालक। अब देखिए ये जो है ये मेलिएबल होता है, आघात वर्धनीय। अगर आप इस पर चोट करेंगे, लोहा को तोड़ते हैं, सोना को तोड़ते हैं, पीटते हैं, चांदी को पीटते हैं,
तांबा को पीटते हैं तो क्या टूट जाता है? नहीं, वो आघात वर्धनीय होता है, मेलिएबल होता है, वो आघात वर्धनीय होता है, चोट को सह सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप, ये टूटेगा नहीं, बल्कि ये यहाँ मारिएगा तो ये यहाँ चला आएगा या यहाँ चला जाएगा, ये जो खाली जगह है इसमें चला जाएगा, इसलिए टूटेगा नहीं। इसके अलावा धात्विक ठोस तन्य भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। दे आर डक्टाइल्स, दे आर मेलिएबल्स एंड डक्टाइल्स बिकॉज यहाँ पर ये जो है इनसे तार भी खींचा जा सकता है। तार, सोना, चांदी, लोहा, ये सब जो है मेटल्स होते हैं। अब इनका तार खींचने का औचित्य भी जो है उसी तरह है, क्योंकि इनको कितना भी पिटिए ये टूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनमें जालक संरचना पाई जाती है। अगर यहाँ पिटिएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, इसको पिटिएगा तो यहाँ आ जाएगा, इसको पिटिएगा तो यहाँ आ जाएगा, इसको पिटिएगा तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जगह है ना, जगह है। ये आयनिक ठोस की तरह नहीं है कि आयनिक सॉलिड्स आर प्रिजर्वेशन ऑफ देयर ज्योमेट्रिकल शेप। ये जो है ये कहते हैं कि मेरे पास तो जगह है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक जगह से खदेड़ दिया तो आप दूसरे जगह जाके शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर जगह रहेगा तब ना। यहाँ पर जगह है, जालक संरचना के कारण ये आघात वर्धनीय भी होता है और ये तन्य भी होते हैं। ठीक है, ये विद्युत के सुचालक भी होते हैं, न सिर्फ ठोस अवस्था में बल्कि ये जलीय अवस्था में भी विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये हमेशा इनके पास पॉजिटिव और इनके पास निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। अतः धातु के धनायन और इलेक्ट्रॉनों के बीच धात्विक बंध बनता है, जो धातु के धनायन और इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। ऐसे बंध को धात्विक बंध तथा ऐसे ठोस को धात्विक ठोस कहा जाता है। अब यहाँ पर ये जो होते हैं इनका जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये विद्युत के क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, अभी और लिख देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आप लोग। ठोस जो होते हैं क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय मेलिएबल्स। ठीक है, एवं तन्य, जिनसे तार खींचा जा सकता है। अब यहाँ पर ये देखिए, अब इनका उदाहरण जो है आप ले लीजिए। उदाहरण में क्या होगा? सभी धातुएं एवं एल्वाइज मिश्र धातुएं, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एल्वाइज। एल्वाइज का उदाहरण, एल्वाइज में आप एग्जाम्पल जैसे पीतल, कांस्य इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं? मेटलिक ठोस होते हैं। ये ठोस अवस्था और द्रवित अवस्था में भी विद्युत के सुचालक होते हैं। ये आघात वर्धनीय होते हैं, ये तन्य होते हैं। ठीक है, इनका एमपी एवं बीपी क्या होता है? उच्च होता है। अब देखिए, अब हमारा इसमें का लास्ट पॉइंट बचा है क्या? कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, सहसंयोजक ठोस। इसमें क्या होता है कि पहले ये जान जाइए कि इनके अवयवी कण होते कौन हैं? अधातु, नॉन मेटल एटम्स।
नॉन मेटल एटम्स होते हैं। ठीक है, इनके अधातु होते हैं नॉन मेटल एटम्स, और इनके बीच जो बंध होता है, प्रबल बंध होता है, सहसंयोजक यानी कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो प्रबल एवं दिशात्मक होता है। दिशात्मक, ये जो बंध होता है क्या होता है, ये प्रबल होता है और ये दिशात्मक होता है। अब यहाँ पर इसके जो से उदाहरण लीजिए। पहले उदाहरण जो है यहाँ पर, जैसे हीरा, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्टज, एल्युमिनियम नाइट्राइड इत्यादि। ग्रेफाइट भी होता है, यहाँ पर अभी हम ग्रेफाइट नहीं लिख रहे हैं, चलिए ग्रेफाइट लिख भी देते हैं, ग्रेफाइट। अब यहाँ देखिए इत्यादि, ये भी कार्बन का ही एक अपरूप है और ग्रेफाइट भी कार्बन का ही है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर है, इसीलिए हम नहीं लिख रहे थे। ये जो है विद्युत का कुचालक है, ये भी कुचालक है, लेकिन ये जो है विद्युत का सुचालक है, ये विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड या नेटवर्क सॉलिड्स जो होता है, यहाँ पर इन अवयवी कणों, कौन से कण होते हैं अवयवी कण, अधातु परमाणु होते हैं, और उन अधातु परमाणु के बीच कोवलेंट बॉन्ड होता है। पूरे क्रिस्टल में अधातु परमाणुओं के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनता है, 3 डायमेंशनल, जिसके कारण के कोवलेंट जो ठोस होते हैं ये बहुत विशाल होते हैं, जेंट मॉलिक्यूल होते हैं, अतः इनको नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। नेटवर्क ठोस, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते क्या हो जाते हैं, ये बहुत बड़े अणु का निर्माण करते हैं। अब आइए, जैसे यहाँ पर आप ये जो है, यहाँ पर ये जो अणु है, जैसे डायमंड, डायमंड भी कार्बन है और ग्रेफाइट भी कार्बन है। तो डायमंड में क्या है कि कार्बन का कितना होता है, 1s2 2s2 2p2। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। और इसके चारों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, प्रत्येक कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन अन्य 4 परमाणुओं से टेट्राहेड्रली जुड़े रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन का, प्रत्येक कार्बन का कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। और जब मुक्त नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डायमंड मॉलिक्यूल में एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, अतः डायमंड, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। चूंकि कोवलेंट ठोस में एक प्रबल बंध, कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जो काफी प्रबल होता है और दिशात्मक, डायरेक्शनल होता है, अतः कोवलेंट ठोस या नेटवर्क ठोस काफी कठोर होते हैं। आपने सुना होगा कि कांच को हीरा से काटा जाता है, ठीक है। तो ये जो कोवलेंट ठोस होते हैं ये काफी कठोर होते हैं। क्या होते हैं, ये जो हैं ये काफी कठोर होते हैं। जब कठोर होते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई होता है, अत्यंत MP, अत्यंत उच्च होता है। अब देखिए, जब ये अत्यंत उच्च होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो ये होता क्या है, हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट जाने के पहले ही ये विघटित हो जाते हैं। ये जो हैं ये मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के पहले ही ये विघटित हो जाते हैं। यानी इनका जो है, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी उच्च होता है। अब ये जो है, ये तो रहा हमारा हीरा का। हीरा जो होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि
कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। जबकि अब आइए ग्रेफाइट में, अच्छा एक बात और आप जान जाइए कि इसमें जो है प्रत्येक कार्बन, हीरा में प्रत्येक कार्बन sp3 के द्वारा, sp3 प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन, sp3 प्रसंकरण के द्वारा टेट्राहेड्रली जुड़ा रहता है। अतः ये विशाल अणु का टेट्राहेड्रली जुड़ा रहता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बॉन्ड कौन सा है? कोवलेंट। पूरे क्रिस्टल में ये क्या करते हैं? पूरे क्रिस्टल में इनके जो अवयवी कण होते हैं ये जुड़े रहते हैं और जुड़ करके कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा और विशाल अणु का निर्माण करते हैं। जबकि ग्रेफाइट को देख लीजिए आप, ग्रेफाइट में क्या होता है कि ग्रेफाइट के जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन जो होता है, अन्य 3 जैसे ये 3 कार्बन के साथ जुड़े रहते हैं और ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त रहेगा। इसी तरह इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन अन्य 3 कार्बन से जुड़े रहते हैं, जबकि चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मुक्त होगा। इसी तरह से यहां पर अब देखो ये जो है, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, प्रत्येक कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। यानी ग्रेफाइट अणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है तो ग्रेफाइट यहीं से क्लियर हो गया कि ये विद्युत का सुचालक होता है। अब आइए, लेकिन ये मुलायम भी होता है और ये ठोस लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है, बिहेव करता है। इसका कारण क्या है? ये जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में आप तो जान गए कि एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है। इनमें कार्बन परमाणुओं जो जुड़े रहते हैं, ये 3 बॉन्ड यानी sp2 के द्वारा, sp2 प्रसंकरण के द्वारा ये लेयर बनाते हैं। और जो लेयर बनाते हैं, कार्बन का जो लेयर बनता है, तो यहाँ पर क्या होता है? उन लेयर के बीच में गैप होता है और फिर यहाँ पर कार्बन जो है अपना फिर 3 कार्बन से, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है और फिर प्रत्येक कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप में रहता है। तो यहाँ पर अब देखिए जरा, मुलायम का कारण क्या है कि कार्बन के बीच जो बंध होता है वो छोटा होता है। कार्बन के बीच जो बंध होता है, कार्बन बॉन्ड जो होता है वो छोटा होता है। और ये जो लेयर होते हैं, लेयर परतों के बीच की दूरी बड़ी होती है। ध्यान रखिएगा, परतों के बीच की दूरी कार्बन बॉन्ड से बड़ी होती है। नतीजा क्या होता है कि ये परत और ये जो है ये आपस में जुड़ नहीं पाते, क्योंकि दूरी ज़्यादा है। दूरी ज़्यादा होने के कारण क्या करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं और जब ये स्लिप करते हैं इसीलिए ये क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं और सॉफ्ट होते हैं और इसके कारण जो है ये लुब्रिकेंट लिक्विड के रूप में या आप कह सकते हैं सॉफ्ट ठोस के रूप में ये कार्य करते हैं। अतः इनका उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में होता है। और ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक, क्यों? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और डायमंड जो होता है ये विद्युत के कुचालक, क्योंकि इनमें डायमंड में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये हमारा सॉलिड स्टेट का पार्ट 2 वीडियो है।
फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए